है दोस्तों, कुछ लोग फास्टिंग तो करते हैं लेकिन सक्सेस उनको नहीं मिलती है। कई अलग अलग कारणों की वजह से उनकी फास्टिंग फेल हो जाती है। कई बार बहुत कमजोरी लगती है, चक्कर लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से उनको लगने लगता है कि उनका फास्टिंग उनके बस की बात नहीं है और वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कुछ लोग फास्टिंग में फेल हो जाते हैं। कारणों को जानने का पर्पज़ ये है कि इन कारणों से हम अपने आप को बचा सकें और अपनी फास्टिंग के रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकें, अपने सक्सेस रेशियो को इंप्रूव कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, और जिनके लिए आपको लगता है कंटेंट यूजफुल होगा उनके साथ इसे शेयर करके। टॉपिक के दौरान हमारी ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। इस मामले में प्रैक्टिकल यूटिलिटी की कुछ बातें बताऊंगा और हमारा फाइनल एक्सपीरियंस इस मामले में क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी फास्टिंग को ट्राई किया और उसके बाद आपको बहुत बुरा लगा और आप मेंटेन नहीं कर पाए हो? इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी। कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, शायद हम आपकी मदद कर सकें। फास्टिंग बेसिकली जो है वो बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप 16-17 घंटे खाना नहीं खाते हो। हर एक व्यक्ति की बॉडी को इससे अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कई लोग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करने की आदत में रहती है। खासकर वो लोग जो बार बार खाना खाते हैं, खासकर वो लोग जो प्रॉपर डाइट का फॉलो नहीं करते, खासकर वो लोग जिनको साइकोलॉजिकल हंगर की प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से कई बार जब आप फास्टिंग में जाते हो तो आपकी बॉडी पैनिक कर जाती है और आप अपने हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एडजस्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आप फास्टिंग में फेल हो जाते हो। ये वैसे ही कि जैसे हाइब्रिड कार में इलेक्ट्रिक टू पेट्रोल की स्विचिंग रैपिडली होनी चाहिए, पर अगर सिस्टम सही नहीं है और ये पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक स्विचिंग नहीं हो पा रही है तो सिस्टम फेल हो जाएगा और आप जो फैट यूटिलाइजेशन या शुगर यूटिलाइजेशन में स्विच करना है वो मेंटेन नहीं कर पाते हो। इसके अलावा ब्रेन कई बार ग्लूकोज पर वर्क करता है। जब कई लोग का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उनको चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी आती है, चिड़चिड़ापन होता है, जिसकी वजह से वो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। हमारे पास भी रिसेंटली एक यंग फीमेल आई थी जिसको हमने फास्टिंग को कराया था, लेकिन फास्टिंग करने के दौरान उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या कमजोरी आने लगी थी। उनको हंगर कंट्रोल करने के टिप्स पर हमने ट्रेन किया, फूड चॉइसेस पर जब हमने वर्क किया तो उनके सिम्टम्स गए। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम कई लोग को होती है कि वो ब्रेन के लेवल पर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इस मामले में कुछ केसेस में जेनेटिक्स का भी रोल रहता है। अगर किसी व्यक्ति का बेसलाइन इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे कई बार उनको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, खासकर जब वो बहुत रैपिडली फास्टिंग चालू करते हैं और खासकर तब जब उनकी बॉडी उसके लिए अडेप्टेड नहीं होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वाले पेशेंट में शुगर के डिप्स और कॉर्टिसोल लेवल के स्पाइक ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कंट्रोल यानी नॉर्मल लोगों के। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है फास्टिंग के बाद, यानी खाने के बाद एक बार इंसुलिन शूट करता है फिर सडनली शुगर ड्रॉप होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी बॉडी का शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और बार बार लो लेवल पे चला जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। अर्ली स्टेजेस ऑफ फास्टिंग में काफ़ी लोग को मुश्किल होता है, धीरे धीरे करके ही बॉडी अडेप्ट होती है। आपको उसको छोड़ना नहीं है, आदत बनाना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का हंगर हार्मोन्स और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स अगर बराबर या सही तरह से काम नहीं करते तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। कई लोगों में हंगर और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स का गड़बड़ रहता है कि वो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स बराबर काम नहीं कर पाती है। इसकी वजह से भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है। एपेटाइट जर्नल में 2011 में पब्लिश हुआ था कि किसी व्यक्ति में अगर ग्रेलिन यानी हंगर हार्मोन ज़्यादा है और लेप्टिन बराबर काम नहीं कर रहा है तो उनको शॉर्ट फास्टिंग इंटरवल के बाद भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जो कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसा पहले से प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का फूड के साथ कोई साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है कि जब गुस्सा आता है तब वो खाता है, जब चिंता होती है तब वो खाता है, जब डिस्ट्रेस होता है तब वो खाता है, हंगर के बदले अगर वो साइकोलॉजिकल हंगर पर ज़्यादा अगर व्यक्ति का खाना डिपेंड करता है तो वैसे व्यक्ति को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जर्नल ऑफ साइकेट्री में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि कई इंडिविजुअल्स जो फास्टिंग ट्राई करते हैं, खासकर उन लोगों को जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, उनको फेलियर ज़्यादा मिलता है या वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने फीडिंग बिहेवियर को। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को फास्टिंग का इंटॉलरेंस है और खासकर अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वैसे व्यक्ति को कई बार मुश्किल होता है क्योंकि फास्टिंग की वजह से कुछ लोगों को हंगर हेडेक्स या माइग्रेन जैसे हेडेक्स हो सकते हैं। और खासकर अगर आपने चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये मामले में माइग्रेन के पेशेंट्स को भी अक्सर थोड़ा मुश्किल होता है। सिफेल्जिया जर्नल में 2009 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि ज़्यादा देर तक भूखे रहने से आपका माइग्रेन बढ़ सकता है और माइग्रेन के कई सफरर्स ने ऑलमोस्ट 40% ने इस बात को बताया था। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ जैसे एड्रिनल इंसफिशिएंसी,
हाइपोथायरॉयडिज्म और डायबिटीज, जहाँ पे शुगर के फ्लक्चुएशंस और जहाँ पे बॉडी के एनर्जी लेवल्स के फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे भी लोगों को मुश्किल आती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म इस मामले में अडेप्टेड नहीं है, जिसे फैट अडेप्टेशन बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो भी लोगों को अक्सर मुश्किल आती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में 2004 में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी दुबला पतला है तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी और उनको बहुत जल्दी सुस्ती होगी फास्टिंग में। तो अगर नॉर्मल लेवल का बॉडी वेट है या बॉर्डर लाइन कोई मोटा है तो उसको फास्टिंग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है तो इससे भी दिक्कत आ सकती है। स्लीप जर्नल में एक आर्टिकल में बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर नहीं सोता है तो उसके 24% तक हंगर हॉर्मोन्स ज़्यादा बन सकते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल भूख ज़्यादा उनको लगती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बार बार अगर खाता है और उसका इंसुलिन रिस्पॉन्स उस हिसाब से ट्रेंड है तो फिर उसको दिक्कत आएगी। जो व्यक्ति कम बार खाना खाता है उसको मैनेज करना थोड़ा इंसुलिन लेवल्स को ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इसके अलावा फीमेल पेशेंट्स में मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनको हार्मोनल लेवल्स में ऐसे चेंज आते हैं जिसकी वजह से फास्टिंग मेंटेन करना मुश्किल होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके भूख के लेवल्स को भी सिग्निफिकेंट चेंज करती है। इसकी वजह से पोस्ट ओव्यूलेशन पीरियड में यानी मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले लोगों को कई बार अपने हंगर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली बॉडी का नेचुरल एडेप्टेशन है कि बॉडी को लगता है कि अगर वो प्रेगनेंसी में जा रही है तो उस दौरान वो चाहती है कि आपकी बॉडी ज़्यादा खाए, तो उस दौरान आपके हार्मोन्स आपको इंकरेज करेंगे ज़्यादा खाने के लिए और वैसे टाइम पे फास्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फास्टिंग के केस में एक साइज सबको फिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग व्यक्ति की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है। धीरे धीरे करके आप उसमें कोशिश करोगे इम्प्रोवाइज करने की और मोटिवेशन मिलता रहेगा तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। कुछ पेशेंट्स में कई बार अटेंशन इश्यूज और मेमोरी लैप्सेस होते हैं, उसकी वजह से भी कई बार लोगों को ब्रेन के लेवल पर काम करना मुश्किल होता है। इससे भी कई बार लोगों की फास्टिंग मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल मेडिसिन पे, खासकर डायबिटीज़ की मेडिसिन पे, तो उसको भी बड़ा मुश्किल होता है फास्टिंग मेंटेन करना। इसकी वजह से भी कई बार लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है और इसकी वजह से कई बार लोग के शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं, उसकी वजह से वो अपना फास्टिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर केस में अगर आप फास्टिंग पे अड़े रहोगे, डटे रहोगे तो टॉलरेंस धीरे धीरे करके इंप्रूव होती है। शुरुआती पीरियड में काफ़ी लोग को दिक्कत आती है, हर व्यक्ति को सक्सेस मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है काफ़ी केसेस में। कुछ पेशेंट्स में जहाँ स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ज़्यादा बनता है, उनके ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फास्टिंग करने में दिक्कत आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर का ग्लाइकोजन रिजर्व बहुत कम है, जिसकी पहले से अगर पुअर डाइट है, लीवर का प्रॉब्लम है या क्रॉनिक इलनेस है, तो वैसे व्यक्ति को भी थोड़ा फास्टिंग करना मुश्किल पड़ सकता है। यदि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का इशू है, तो वैसे व्यक्ति को भी मसल क्रैम्प्स, चक्कर और रिदम की प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर अगर उनका हाइड्रेशन भी पुअर है तो वैसे व्यक्ति को भी फास्टिंग के दौरान थोड़ी दिक्कत आती है। जिन व्यक्ति को क्रॉनिक मैलनरिशमेंट की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है और प्रेगनेंसी है, तो वैसे व्यक्ति को भी फास्टिंग करने के दौरान थोड़ी दिक्कत आती है। तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपके केस में एप्लीकेबल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। आज के टॉपिक में हमने जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फास्टिंग के दौरान दिक्कत आती है। हमारा इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपको फास्टिंग को स्लोली स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितनी बार खा रहे हो, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना है और उसको अपने टाइम देने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके उसके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले दिन से सक्सेस एक्सपेक्ट करोगे तो हर व्यक्ति को मिलना मुश्किल है। धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइजेशन काफ़ी लोगों में दिखने को मिलता है। तो अगली बार जब आप फास्टिंग ट्राई करें तो कोशिश करिए कि एक ऐसा रेजिम अपने लिए बनाएं जिसमें आप ज़्यादा सक्सेस आपको मिल पाए और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को समझिए, तभी आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है या बुरा, या हम कहाँ गलतियाँ या अच्छा कर रहे हैं। ये हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी देता है, इसलिए कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स में अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताते तो हम उससे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।